नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। विश्व रक्तचाप दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को बीपी शुगर से बचने दिए गए टिप्स, साथ ही लाई गई जागरूकता। टेनिस खिलाड़ियों को मिल रही राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी, चल रहे निर्माण कार्यों का किया गया निरीक्षण। और दुर्ग के पटरीपाड़ क्षेत्र की बदहाल सड़कों से मिलेगी क्षेत्र के लोगों को राहत। सड़क डामरीकरण कार्य हेतु किया गया भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। टेनिस खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। राजधानी रायपुर में एकेडमी के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने संघ के महासचिव अनिल धूपर व संघ के प्रदेश महासचिव गुरचरण सिंह होरा विशेष रूप से पहुंचे। टेनिस खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभांडी के पास 2 एकड़ भूमि में एकेडमी का निर्माण भी किया जा रहा है। टेनिस एकेडमी का 50% काम पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य का जायजा लेने ऑल इंडिया टेनिस संघ के महासचिव अनिल धूपर व छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा वहां पहुंचे। इन पदाधिकारियों ने टेनिस संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अवतार सिंह जुनेजा, सचिव रुपेंद्र सिंह चौहान, सुशील बलानी, राम अवतार अग्रवाल, प्रवेश जोशी, ऋषि बंसोर के साथ ओलंपिक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अतुल शुक्ला ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के सीईओ महिपाल सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान खेल युवा कल्याण विभाग के उप संचालक प्रणव सिंह भी वहां पर शामिल रहे। अनिल धूपर ने एकेडमी के निर्माण कार्य को लेकर काफी खुशी जताई। उन्होंने प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा के कार्यों की जमकर सराहना की। महासचिव होरा ने भी राष्ट्रीय टेनिस संघ महासचिव अनिल धूपर से टेनिस एकेडमी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए टेनिस संघ अध्यक्ष और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस एकेडमी के निर्माण पर आभार जताया। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के महासचिव अनिल धूपर जी, हमारे प्रयास से आज छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ और हम चाहते थे कि हमारा निर्माणाधीन जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आशीर्वाद से 18 करोड़ का जो स्टेडियम बन रहा है उसका निरीक्षण करें। वो आज आए और सारे कामों को देखा। कुछ बातें जो खेल हित में थी उन्होंने बताई है, उसको हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे और हम चाह रहे हैं कि ये दिसंबर तक ये प्रारंभ हो जाए। और धूपर जी यहाँ पे विशेष रूप से आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम पीडब्ल्यूडी की स्पोर्ट डिपार्टमेंट के सब यहाँ पे उपस्थित है, उनका मैं धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के लिए और रायपुर के लिए टेनिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने से यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, कोचिंग कैंप्स लग सकते हैं और अब नेशनल और इंटरनेशनल जो बड़े टूर्नामेंट हम वंचित हो रहे थे रायपुर में कराने के लिए, उनके अभी द्वार खुल जाएंगे। रायपुर उन सारी स्टेट्स में शामिल हो जाएगा जैसे हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, जहां बहुत बड़े टेनिस स्टेडियम बने हुए हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन श्री होरा के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको सक्सेस मिले और जल्दी से जल्दी ये स्टेडियम हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस एकेडमी के बजट में सेटअप और उपकरण के लिए 1 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया है। एकेडमी 17 करोड़ की लागत से तैयार जहां की जा रही है, वहीं टेनिस स्टेडियम में एडमिन बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग और टेनिस कोर्ट तैयार किया जा रहा है। भूतल में वेटिंग रूम, रिसेप्शन, 2 चेंजिंग रूम के साथ 2 हॉल, पार्किंग एरिया और वहीं प्रथम तल में जिम, डाइनिंग एरिया, वेटिंग एरिया और द्वितीय तल में वीआईपी लाउंज के साथ 3500 दर्शकों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल पूर्ण रूप से निर्मित इस एकेडमी का लाभ खिलाड़ियों को मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। 16 मई सोमवार को पूरे विश्व में बुद्ध जयंती विभिन्न आयोजनों के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में
अंबेडकर नगर बुद्ध विहार के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा अंबेडकर चौक पर भगवान बुद्ध के तैल चित्र पर मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित किया गया एवं खीर और शरबत का वितरण भी किया गया। सोमवार को भिलाई शहर में भी भगवान बुद्ध की जयंती धूमधाम से विभिन्न स्थानों पर मनाई गई। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर स्थित बुद्ध विहार के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर चौक पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। जयंती मनाते हुए सभी पदाधिकारियों सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने भगवान बुद्ध के तैल चित्र पर मोमबत्ती जलाया और पुष्प अर्पित कर भगवान बुद्ध के बताए मार्गों को याद किया और उन पर चलने का संकल्प भी लिया। पदाधिकारियों ने बताया कि आज पूरे विश्व में युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, जिससे पूरे विश्व में शांति कायम हो सके और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम उत्पन्न हो सके। बुद्ध विहार के पदाधिकारियों द्वारा इस मौके पर राहगीरों के लिए खीर और शरबत का वितरण भी किया गया, जिसमें राहगीरों सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी भगवान बुद्ध के महाप्रसाद खीर का स्वाद चखा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण समूचे विश्व के लिए। आज महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की जयंती का हम हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मना रहे हैं। समूचा विश्व उन्हें आज याद कर रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आज युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है इस संसार को। उन्होंने करुणा और शांति और अहिंसा का जो संदेश दिया ये समूचे मानव जगत के लिए कल्याणकारी और हितकारी है। अतः उनके आदर्शों पर उनके धम्म के मार्ग पर हम समूचे देशवासियों और समूचे विश्व को उनके इस मार्ग पर चलना चाहिए, धम्म के मार्ग पर, तभी विश्व का कल्याण है। और समूचे देशवासियों को और सभी लोगों को सुगत बुद्ध विहार अंबेडकर नगर और विशाखा बौद्ध महिला मंडल अंबेडकर नगर की ओर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ बुद्ध पूर्णिमा की। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज भगवान बुद्ध ने आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था और आज ही के दिन उन्होंने ज्ञान दिया था। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस को पूरा भारत का पूरा विश्व मना रहा है और ये बहुत हम लोग के लिए बहुत बड़ा भारत देश यानी बहुत बड़ा महान देश इसी के कारण हुआ है, भगवान बुद्ध के कारण, जो उन्होंने अपने ज्ञान के कारण सारे लोगों को धर्म का मार्ग दिया। और आज हमने अम्बेडकर चौक में मोमबत्ती जला, अगरबत्ती जला है, पुष्प अर्पित किए हैं और खीर वितरण हुआ है और शरबत वितरण हुआ है और सुगत बुद्ध विहार में परित्राण पाठ हुआ है, पूजा अर्चना हुई है। सारे नगर के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाए हैं। बहरहाल पूरे भिलाई क्षेत्र में बुद्ध जयंती पर विविध आयोजन हुए, जिसमें बौद्ध समाज सहित सर्व समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पहली पेन इंडिया मास्टर गेम का आयोजन बेंगलुरु में 11 से 14 मई तक आयोजित किया गया। इस गेम में दुर्ग पुलिस के 5 एथलीटों का चयन किया गया था। गौरतलब है कि पहली पेन इंडिया मास्टर गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में 11 से 14 मई तक आयोजित किया गया। इसमें दुर्ग जिले के 5 एथलीटों का चयन किया गया था, जिन्होंने मास्टर नेशनल गेम्स में 30+ में 800 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर में आरक्षक क्रमांक 1714 नेम सिंह पोर्ते ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और 40+ में 100 मीटर और 800 मीटर और 400 मीटर में आरक्षक मेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और वहीं रिले रेस मीट रिकॉर्ड सहित स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 110 मीटर बाधा दौड़ में आरक्षक मनीष कुमार साहू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं उप निरीक्षक दुलेश्वर चंद्रवंशी ने ऊंची कूद में पहला स्थान प्राप्त किया, लंबी कूद में द्वितीय स्थान और गोला फेंक में तृतीय स्थान प्राप्त किया। निरीक्षक संग्राम सिंह ने तीरंदाजी में प्रथम स्थान, 3000 मीटर स्पेटल जिसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस सफलता के लिए पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने उन्हें बधाइयां दी है, साथ ही खिलाड़ियों ने भी खुशी जताई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होती हूँ। आप सब देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना,
जलन, मस्सा, मवादाना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटीड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711, 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर ने फिर एक बार अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर साबित किया है। इस विद्यालय को 12वीं बोर्ड में 3 और 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने जिले के प्रावीण्य ने टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज टीम ने इसे लेकर शिक्षण प्रबंधन सहित टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराने वाली छात्राओं एवं शाला विकास समिति से चर्चा की और जाना कि इस स्कूल में मिलने वाली शिक्षा किस स्तर की है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और हमेशा से वैशाली नगर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर इस आंकड़े में अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम उस स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ सिर्फ कन्याएं पढ़ती हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं और इन बच्चियों ने प्रदेश लेवल पे तो नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी रह गई होगी जो प्रदेश लेवल की बात ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिले स्तर पे जिले के टॉप 10 लिस्ट में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ और मैं हूं संतोष शर्मा। आज हम बात करेंगे इस स्कूल की प्राचार्या से, उन बच्चों से कि उनको किस तरह की शिक्षा प्राप्त हुई है, किस तरह से उन्होंने अपना नाम जिले के टॉप 10 के लिस्ट में दर्ज कराया है। आइए मिलते हैं उनसे, बात करते हैं शाला की प्राचार्या से।
कि किस तरह से इस रिजल्ट को देखती है, वो कितनी खुश है और बच्चों ने किस तरह की मेहनत की है, उनके टीचरों ने किस तरह की मेहनत की है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल मैडम से। मैडम, सबसे पहले ग्रैंड एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, एक बार फिर एक और परचम इस स्कूल का, जिले की टॉप 10 की लिस्ट में आपके यहाँ की छात्राओं ने अपना नाम दर्ज कराया है। कैसा रहा इनका सफ़र जिन्होंने दर्ज कराया है नाम? आपकी जो शिक्षक है, जो आपकी टीम है, किस तरह से मेहनत करती हैं बच्चों पे कि बच्चे आज इस सफलता की सीढ़ी को छू रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे शाला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की जो भी सफलता है, यहाँ के जो भी गतिविधियाँ हैं, चाहे शैक्षणिक हो चाहे तमाम और अन्य गतिविधियाँ, उसके पीछे केवल मेरा ही नहीं, मेरा केवल मार्गदर्शन रहता है, बाकी पूरा टीम वर्क होता है जिसमें पूरी शिक्षिकाएं, शिक्षक जो हैं वो अपना महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनसे हमको उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है। बहुत ही कड़े अनुशासन में जब सत्र प्रारंभ होते ही जिस तरह की हम शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करते हैं, उस वक्त भी जो जिस तरह की बातें बताई जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लास जो लिया जाता है, टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन पेपर जो मुहैया कराए जाते हैं, ये सब हम शुरुआत से ही उनके पीछे लगते हैं और बच्चे उनको अक्षरशः उसका पालन भी करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज जिला ने जो निकाला है टॉप 10 की सूची, उसमें हमारी शाला की कक्षा 10वीं की एक छात्रा ट्विंकल शर्मा, उसने 95.8% प्राप्त किया है और 6वां पोजीशन रहा है। 12वीं की 3 छात्राएं हैं, कल्पना 93.6%, श्रेया चौहान 93.4 और पूजा, ये 3 बच्चियां हैं जिन्होंने टॉप 10 की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। तो मैं इस पूरे का श्रेय जो है अपने तमाम स्टाफ को देती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। हमारे यहाँ दर्ज कक्षा 10वीं में 114 बच्चे थे, जिसमें से 100 बच्चे उत्तीर्ण हुए और टोटल इसका 10वीं का जो रिज़ल्ट है वो रहा 88%। 12वीं में 167 बच्चे थे, जिसमें से 156 बच्चे पास हुए और 165 बच्चे अपीयर हुए, 156 पास हुए और उसमें कहते हैं जो टोटल जो इनका परसेंटेज था वो था 94.5%। रिज़ल्ट रहा हमारा 12वीं का। तो हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से जो लगातार ऊपर की ओर ही ग्राफ जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले सालों में हमारी शाला 100% रिज़ल्ट देगी, 12वीं का भी और 10वीं का। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की शिक्षिका से कि किस तरह से 12वीं की छात्राओं ने अपना परचम लहराया है दुर्ग जिला के टॉप 10 की लिस्ट में। मैडम, स्वागत है आपका ग्रैंड एशियन। धन्यवाद। मैडम, बताएंगे किस तरह से आप पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चों का किस तरह से सहयोग मिलता है आपको? बच्चे तो मेधावी ही है और हमारे स्कूल में उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए उन लोगों को लाइब्रेरी की भी बहुत सुविधा दी गई है, जहाँ से उन लोगों को पुस्तकें प्राप्त होती हैं। तो सेशन के शुरू से ही उन लोगों को पूरा ध्यान दिया जाता है पढ़ाई में। और जब त्रैमासिक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के दरमियान हमको पता चलता है कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है और उसमें जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको और अच्छा करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो उनके हर डाउट्स को क्लियर किया जाता है और बच्चे भी घर में जाके जब पढ़ाई करते हैं टाइम टेबल के अनुसार, और जो भी उनको डाउट होता है वो यहाँ आकर पूछते हैं। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी विषय का, उनको तुरंत उसको दूर किया जाता है और बच्चे भी बहुत ध्यान देते हैं पढ़ाई में। और हमें पूरी उम्मीद थी कि ये बच्चे अच्छा करेंगे और हमारी उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे साथ एक मैडम और मौजूद हैं जो 10वीं कक्षा की शिक्षिका है, उनसे भी हम बात करेंगे कि 10वीं कक्षा के टॉप 10 के लिस्ट में भी बच्चों ने बाजी मारी है यहाँ के। तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये हो पाया। मैडम, स्वागत है आपका। आपका नाम बताएंगे? धाबू मैडम हूँ मैं। जी,
मैथ्स पढ़ाती हूँ उन लोगों को बच्चों को। जी मैडम बताएंगे 10वीं से भी आप 10वीं की शिक्षिका हैं और 10वीं क्लास में भी बच्चियों ने बाजी मारी है। सबसे पहले तो कैसा फील करती हैं आप ये बताएं, और उसके बाद ये बताइए कि बच्चे किस तरह से सहयोग देते हैं, जितना आप पढ़ाते हैं उतना वो गेन करते हैं, और वो कैसा रिटर्न देते हैं आपको? एक्चुअली शुरुआत से मेरा प्रयास था कि मेरे मैथ्स में बच्चे टॉप करे करके, बहुत इच्छा थी मेरे लाइफ में कम से कम बच्चे, तो इच्छा मेरी आज पूरी हो गई। खैर तो 28 साल पढ़ा रही हूँ, 28 साल से, तो इच्छा मेरी पूरी हो गई है आज। एक्चुअली मैथ्स को लेकर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज भी रहते हैं, और 10th में क्या सब विषय रहते हैं जो उनको पसंद नहीं भी वो विषय रहते हैं। हिंदी चाहते नहीं पढ़ना उन लोग, वो भी उनको पढ़ाना पड़ता है। तो सारे विषयों को एक करके हम लोग उनको पूरा गाइडेंस देते हैं। और रहा सवाल मैडम का, हमारी प्राचार्य का, वो लगातार प्रयास में रहती है कि विषय छूटे ना कोई भी, या कुछ बच्चों को डाउट हो तो फ़ोन पर संपर्क करते हैं हमसे। ऐसा नहीं है जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज पूछ लेते हैं, तो वो पूछ लेते हैं मॉर्निंग में कि मैडम ये प्रश्न नहीं बन रहा, हम कैसे करें। तो हम लगातार टच में रहते हैं, और मैडम भी टच में रहती है हमारे साथ कुछ शिक्षिकाएं और हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आज जब बच्चे सफल हुए हैं तो उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है। सिन्हा मैडम हूँ, मैथ्स लेक्चरर क्लास 12 में पढ़ाती हूँ। तो बच्चों से तो बहुत उम्मीद थी, और वो लोग उम्मीद पे खरे भी उतरे हैं। खासकर श्रेया और पूजा बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं उन्होंने, और जिला स्तर पे उन्होंने 7वां और 9वां रैंक पाया है ना। और इनके अलावा जो बाकी बच्चियाँ हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है मैथ्स में। कोरोना काल में जितना हो सका इनको गाइडेंस दिया गया, और इन लोग भी अपनी तरफ से घर में बहुत तैयारी किए हैं, और ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो हम लोग का सहयोग पूरा रहा है। और बच्चे भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत किए हैं, जिसका फल उनको मिला है, और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी उनका भविष्य उज्ज्वल रहेगा। बच्चे ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया, उनका प्रयास सराहनीय है। हमने तो प्रयास किया था कि बच्चे स्टेट तक आए, और उन लोगों ने करके दिखाया, और ज़िले में बहुत अच्छा अंक अर्जित किया है। तो ये लगा कि हम यदि मेहनत करें तो बच्चों को सुधार लाया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। मैं नंदिता प्रकाश 10th और 12th की अंग्रेजी की कक्षाएं लेती हूँ। पहले तो मैं बच्चों को, अपने पूरे स्टाफ को, और विशेषतः हमारी प्राचार्य मैडम को बहुत ज़्यादा इसके लिए बधाई देती हूँ। और इसके पीछे एक कंसेप्ट है इस स्कूल का, 24/7। बच्चे भी, टीचर भी और प्रिंसिपल मैडम भी, हम सभी 24/7 ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जाके एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एंड वी डू थिंग्स इन कनेक्टिविटी। तो पूरे समय एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं, जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, तब जाके हमको ये रिज़ल्ट मिला है। और चूक कहीं भी नहीं हुई है, ये ठीक वैसा ही है कि स्टेयर्स हैं हमारे सामने। अभी हम फर्स्ट स्टेयर पे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग स्टेट लेवल पे भी अचीव करेंगे इस स्थान को। ये हमारे सामने जो 3 छात्राएं हैं, ये हैं कक्षा 10वीं की छात्राएं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंक अर्जित करके अपना नाम दुर्ग जिले के टॉप 10 के लिस्ट में दर्ज कराया है। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से इनकी तैयारी थी और किनका किनका सपोर्ट मिला है। आपका नाम बताएंगे? सर प्रियंका शर्मा, कक्षा 10 की। ट्विंकल, आप बताएंगे कि जो 10वीं के एग्ज़ाम में आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिले के टॉप 10 के लिस्ट में आप आएंगे, किस तरह से तैयारियां की हैं, क्या टारगेट था आपका? सर मेरा टारगेट तो स्टेट लेवल में मेरिट में आने का था, पर इतना कि कर पाई मैं अपने स्कूल के लिए, अपने घर वालों के लिए, प्रिंसिपल मैम के लिए, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इसकी। और मुझे सभी टीचर्स का, खासकर प्रिंसिपल मैम का और घर में भी सभी का काफ़ी पूरा भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। अगला बोर्ड 12वीं का होगा, क्या लक्ष्य रखेंगे? सर 12वीं में तो मैं स्टेट लेवल में आने का भरपूर कोशिश करूँगी। 2 बच्चियां और हैं जिन्होंने इस स्कूल में सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं, लगभग 90% के आसपास। हालांकि इनका नाम दुर्ग जिले के टॉप 10 लिस्ट में नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी 90% से ऊपर अंक पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनसे भी बात करते हैं कि इनकी तैयारी कैसी थी। मेरा नाम, मैं शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने 10वीं में 92% प्राप्त किए हैं, और मेरी तैयारी तो कुछ और ही थी, पर किसी चीज़ के कारण कमाने अगली बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉप 10 की लिस्ट में। मैं गंजन में जा रहे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिनगर से। मैंने 10वीं में 91% प्राप्त किया है। मैं चाहती थी कि थोड़ा और हासिल कर सकूँ, लेकिन उतना नहीं जा पाई, लेकिन इससे भी मुझे बहुत खुशी है।
आगे लक्ष्य क्या रख रही हैं? आगे मैं यही रखूंगी कि मैं स्टेट लेवल में अपना नाम रखूं। बात करने जा रहे हैं 12वीं की छात्राओं से जिन्होंने अपना नाम दुर्ग जिले के टॉप 10 लिस्ट में दर्ज कराया है। बेटा आपका नाम बताएंगे? कल्पना सप्रे। कल्पना, किस तरह से आप इस स्कूल में पहुंची? हम सुने हैं कि आप बेमेतरा से हैं, और इस स्कूल में कैसे आप आई, पहले बताइए। जी हाँ, मैं बेमेतरा से हूँ सर, और मैं पहले इस स्कूल का नाम सुन चुकी थी कि यहाँ अच्छा से पढ़ाई होता है, यहाँ के जो टीचर्स हैं उन लोगों को अच्छा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और उसी का परिणाम आज मेरे रिजल्ट में दिख रहा है। मैं दुर्ग जिले में चौथा स्थान पे हूँ। क्या बात है। देखिए, बेमेतरा से ये लड़की आई है सिर्फ इस स्कूल का नाम सुन करके कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, और इनका कहना है कि जो इन्होंने सुना था वो साफ सीधा सच पाया है, और इन यहाँ की पढ़ाई का ही ये असर है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो प्राचार्य हैं, इनकी जो शिक्षा देने की जो शैली है, आज उसी का कमाल है। और ये भी क्रेडिट उनको दे रही हैं कि जो जिस सिस्टम से उन्होंने पढ़ाया है उसी की बदौलत आज इन्होंने चौथा स्थान जिले में हासिल किया है। आप यहाँ जब पढ़ती हैं, यहाँ रहती हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप अपने घर से दूर हैं? नहीं, इसका एहसास ही होने नहीं देते सर मैम। चलिए, इनका कहना साफ है कि एक दूसरा घर इनको मिल गया है इस स्कूल के रूप में। हमारे साथ कुछ छात्राएं और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे? पूजा साहू नाम है मेरा। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर की कक्षा 12 गणित की छात्रा हूँ। मैंने 93.4 अंक प्राप्त किए और दुर्ग जिले में चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। क्या कभी आप सोचे थे कि दुर्ग जिले के टॉप 10 की लिस्ट में आपका नाम आएगा? सर, मैं स्टेट लेवल में अपना नाम सोची, बट थोड़ी सी मेरे से चूक हो गई, लेकिन मैं अपना भरसक प्रयास कर रही हूँ कि आगे मैं अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकूँ, अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपने सभी रिस्पेक्ट भाई बहन सभी का नाम रोशन कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ अपने जीवन में। आपका नाम बताएं? श्रेया चौहान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर, कक्षा 12वीं गणित की छात्रा। आपका क्या रैंक है? 6th रैंक रहा, 93% है। कैसी तैयारी थी, क्या सोच था, क्या लक्ष्य था, बताएंगे? सर, हम कोशिश तो पूरी थी कि स्टेट लेवल में आ सके, लेकिन कहीं तैयारी में हमारी चूक होने की वजह से जिले में 6th रैंक पर आ सकी, पर आगे कोशिश रहेगी कि और अच्छे रैंक में आ सके। सर, मेरी इस सफलता का श्रेय मैं विशेषकर प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी। सभी टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, और स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लासेस के द्वारा, टेस्ट सीरीज़ के द्वारा हमारी तैयारी कराई गई, और घर में भी उचित माहौल मिला मुझे पढ़ने के लिए, और इसका परिणाम शाला का जो विकास होता है, जो विकास, उसमें विकास समिति के सदस्य और अध्यक्षों का बहुत बड़ा रोल होता है। शाला में क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या कमियां हैं, उसको भी देखना इनका काम होता है। तो शाला में अगर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ के टीचर्स, यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा शिक्षा बच्चों को दे सकता है। बात करते हैं शाला विकास समिति के अध्यक्ष से। निमेश जी हैं हमारे साथ में। निमेश जी, बताएंगे कि इस शाला विकास समिति के आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या कुछ मांग रही इस बार कि आज बच्चों ने इतना अच्छा किया? सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर सर आइजक न्यूटन का वो सिद्धांत काम करता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बच्चे परिश्रम करते हैं अपने शिक्षा के प्रति, और उसी के अनुसार उनको फल मिलता है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी का वो संदेश मुझे याद आता है कि कर्तव्य संपादन के माध्यम से ही सब अधिकार प्राप्त होते हैं। ये बच्चे अपनी शिक्षा के और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे, इसीलिए इनको ये परिणाम प्राप्त हुआ। उसके अलावा शाला की शिक्षिकाओं के अथक प्रयास और आदरणीय प्राचार्य महोदया बघेल मैडम का मार्गदर्शन इन बच्चों को आज ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इन बच्चों को बहुत आगे ले जा रहा है, और निरंतर ये बच्चे आगे अग्रसर हो रहे हैं। और मैं इन बच्चों को आज बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है इस शाला के लिए कि बच्चों ने सिर्फ शाला का ही नहीं बल्कि दुर्ग जिले का नाम रोशन किया है। और मैं इनको और इनके पालक शिक्षक शिक्षिकाओं और आदरणीय प्राचार्य महोदय को
अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। हमारे साथ गोयल जी मौजूद हैं जो शाला विकास समिति के सदस्य हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि शाला विकास समिति किस तरह से शाला को आगे बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है। बताएंगे गोयल जी। ये स्कूल एक आदर्श स्कूल में स्थापित है, आज से नहीं बहुत लंबे समय से, और यहाँ पर बच्चे दूर दूर के बच्चे आते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ की शिक्षक शिक्षिकाएँ प्राचार्य बघेल मैडम, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये एक दिन का नहीं, एक लंबे समय से जो है ये चल रहा है और जिसका आज फल ये हम लोगों को मिला है। और इन्होंने न केवल हमारा बल्कि पूरे क्षेत्र का, अपने माता पिता और शिक्षक शिक्षिकाओं का भी मान बढ़ाया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और भी आगे बढ़ेंगे, ऊंचाई पर पहुंचेंगे, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि ये कन्या विद्यालय है, कन्याएं पढ़ती हैं यहाँ पे, और कन्याओं ने जो आज कर दिखाया है, बेटियों ने जो कर दिखाया है, क्या किस रूप से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, देखिए जो शासकीय स्कूलों का आज की डेट में जो शासकीय स्कूल है उनकी स्थिति बहुत ही खराब है देखा जाए तो समाज में, और इनको बहुत ही निम्न स्तर से देखा जाता है कि शासकीय स्कूल में क्या पढ़ाई होगी, क्या हो रहा है, यहाँ की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आज की डेट में हम अगर देखें, जैसे वैशाली नगर कन्याशाला है हमारा, अगर हम यहाँ देखें तो ये जस्ट विपरीत है। हमारे यहाँ की कन्याएँ हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में आगे हैं। और ये सब क्यों हो पाया इतना अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ की प्राचार्य संगीता बघेल मैडम और यहाँ का सारे स्टाफ, सारे टीचर्स जो हैं, सबका कोऑर्डिनेशन और हमारे स्टूडेंट्स, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है एक दूसरे के साथ में, और ये सफलता जो मिली है उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही मिल पाई है। दोस्तों, आपने सुना शाला विकास समिति की जो महिला सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में होती है। लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जिले की जो प्रावीण्य सूची में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर ने जो अपना नाम बनाया है, ये कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर पर्दा डालता है, इसे झूठ साबित करता है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। आज समय बदल चुका है, माहौल बदल चुका है और पढ़ाने का तरीका बदल चुका है। हर शासकीय स्कूल में बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाई अभी हो रही है और शासकीय स्कूल के बच्चे भी परचम लहरा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो दुर्ग जिला शिक्षा विभाग को भी जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार जिस तरह से शिक्षा के मामले में कार्य कर रही है, बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रही है, ऐसा हाल हमको किसी भी प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जितना क्रेडिट इस स्कूल की प्राचार्य को जाता है, जितना क्रेडिट दुर्ग जिला शिक्षा विभाग को जाता है, उससे 2 गुना, उससे 4 गुना ये क्रेडिट जाना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को। शासकीय स्कूलों की कोई भी समस्या सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संज्ञान में जाती है और आज किसी भी स्कूल में, पूरे प्रदेश के किसी भी शासकीय स्कूलों में कोई किसी प्रकार की कमी दिखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि आज शासकीय स्कूल, हमारे जो प्रदेश के शासकीय स्कूल हैं, वो निरंतर इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहे हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जहां आज प्राइवेट स्कूल देख नहीं सकता, वहां तक पहुंच नहीं सकता। दोस्तों, बहुत ही गर्व की बात है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्राओं ने अपना नाम प्रावीण्य सूची में दर्ज कराया है। हम आगे एक और स्कूल में जाएंगे और वहाँ की भी शिक्षण प्रणाली के बारे में जानकारी लेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दुर्ग जिले के पटरी पार क्षेत्र वार्ड 15 व 16 के रहवासियों को सड़क की बदहाली जैसी समस्या से जल्द मिलेगी राहत। सड़कों का डामरीकरण हेतु विधायक अरुण वोरा ने भूमि पूजन किया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी केश चौहान, जो कि स्वयं भी एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और काफी सक्रियता से प्रभार पर रहकर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने राजनीति क्या है, इसका परिवेश क्या है और एक कुशल राजनीतिज्ञ में क्या गुण होने चाहिए, साथ ही राजनीति में पैसा क्या मायने रखता है, जैसे विषयों पर ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा की। आइए देखते हैं चर्चा के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, एक हमारी खास पेशकश फिर से शुरू हुई है चर्चा राजनीति की और ये पहला एपिसोड है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं केश चौहान जी। ये हैं भाजपा जिला के मीडिया प्रभारी। इन्होंने मीडिया को बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है और नाखुश तो ये कभी किसी को करते नहीं है। और राजनीति को लेकर जो ये चर्चा हमसे करने वाले हैं, तो शुरुआत हम करने से पहले सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि राजनीति जो है उसमें कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, जबकि एक ऐसा फोबिया है या ऐसा कीड़ा है, किसी को काट लेता है तो उससे बच नहीं पाता। एक्चुअली हर फील्ड में आप देखेंगे तो जो सक्सेस की परसेंटेज है वो 1-2% होती है, लेकिन ये जो राजनीति है और जो हम चित्रपट देखते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री देखते हैं, उसमें ग्लैमर ज्यादा रहता है और ग्लैमर जहां ज्यादा रहेगा वहां पर लोग आकर्षित बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उसके पीछे की जो चीजें रहती है वो हम समझ नहीं पाते हैं, हकीकत नहीं समझ पाते हैं। जो सामने दिख रहा है उसको देख के हम आकर्षित होते हैं, हम आते हैं इसमें और उसमें उलझ के रह जाते हैं। पीछे की जो हमारी जो नॉलेज है, उसको पीछे की नॉलेज को लेना जरूरी है, तो पीछे की नॉलेज हम लेते नहीं है, इस वजह से अनसक्सेस होकर चले जाते हैं। देखा गया है कि राजनीतिक परिवेश बहुत आकर्षित करता है लोगों को। एक छोटा सा कार्य करता रहता है, वो अपने पदाधिकारी को देखकर इतना अट्रैक्ट होता है या अपने आप को जगह महसूस करके वो अपने आप ही आकृष्ट होता चला जाता है। राजनीतिक परिवेश क्यों आकर्षित करता है लोगों को? देखिए, आकर्षण का केंद्र भी है राजनीति और इस टाइप के जो मतलब फील्ड होती है, आकर्षण का केंद्र भी होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे की जो मेहनत है उस नेता की, जो जिसको वो आदर्श मान रहा है, वो कहाँ से आया है, कौन सी उसकी ऐसी मेहनत हुई होगी, क्या उसने नॉलेज दिया होगा, कैसे उसने मैनेज किया होगा, सब चीजें को कैसे उसने टैकल किया होगा, वो उससे दिखाई नहीं देता। सिर्फ ये दिखाई देता है कि वो एक कुशल राजनेता है और वो ऐसे लोगों को संबोधित कर रहा है, मंच माना माइक पा रहा है, तो उसके बाद उसके पीछे की उसकी संघर्ष जो है वो उससे वंचित रहता है। और एक नेता अपने संघर्ष को बताता भी नहीं है और एक कुशल नेता को अपने संघर्ष को बताना भी नहीं चाहिए और वो कभी नहीं बताता है कि मैं ऐसे करके इतना संघर्ष करके मैं आगे आया हूँ, या मैंने ये मुकाम हासिल किया है, या मैंने ये पद हासिल किया है, या मैं ये चुनाव जीता हूँ, ये मैं क्यों जीता हूँ, कैसे जीता हूँ, वो उसकी खुद की पूंजी रहती है। वो नेता किसी को बताता नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसको बताते हैं, बाकी वो बताता नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे इंटेंशंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो ना बता के वो सामने जो दिख रहा है
बस उतना ही दिखना चाहता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुशल राजनेता जिसे कह सकते हैं वो अपनी बीती हुई जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा ये साझा नहीं करता, जबकि आमतौर पर एक एक्टर हो या कोई भी सक्सेस पर्सन हो वो अपने पूरे सफरनामे को प्रस्तुत करता है। ना 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 ना, उसको भी प्रस्तुत नहीं करता है कोई भी। जो एक एक्टर होता है वो अपनी पूरी 90% लाइफ को छुपा के रखता है, सिर्फ 10% ही लाइफ को सामने करता है। जो उसने जो बताने के लायक है सिर्फ वही बताता है, और वही बताता है कि जिससे उसकी प्रसिद्धि आगे आ रही है, जो उसको और बड़ा बना रही है। ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं जो उसको छोटा बनाती है, जो आज उसकी छवि को गिरा सकती है, लेकिन वो बताता नहीं है और अपने उसको आगे बढ़ा देता है। तो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज है या फिर पल है या फिर कार्य है जो राजनीति में आने से पहले करे, ताकि फिर बाद में कुशल राजनीतिज्ञ का दर्जा भी मिले और राजनीति के क्षेत्र में पहचान बने? देखिए, कोई भी चीज इमारत खड़ी होने से पहले उसकी बेस तैयार करना बहुत जरूरी रहता है, और बेस दो चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक होता है उसमें नॉलेज लेना, और नॉलेज आप जीवन भर लेते रहते हैं, उसमें फील्ड में रह के भी लेते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप खुद का आप मजबूत करें, उसके बाद अपने परिवार को मजबूत करें, उसके बाद ही आप राजनीति में आए। अगर आप फाइनेंशियली तौर पे अगर आप अक्षम हैं तो आप बिल्कुल मत आइए, वहां पर आपका शोषण होगा। अगर आप फाइनेंशियली तौर पे सक्षम हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तभी आप आगे राजनीति में आप आ सकते हैं, उसको समय दे सकते हैं, उसमें अपनी आजमाइश कर सकते हैं। राजनीति में पैसे लगा करके भी कई लोग आगे बढ़ गए, तो किस तरह का ये है, क्या बिना पैसे लगाए राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं? कड़वा सच है कि पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है राजनीति में, भले वो शुरू दिल से हो, लेकिन कड़वा सच है। एक और चीज हो सकती है कि अगर आपको नॉलेज अगर है तो आपके साथ पैसा लगाने वाले भी मिल जाते हैं। और कभी भी आप डायरेक्ट पैसा मत लगवाइए किसी से, आप संसाधनों के रूप से पैसा लगवाइए, आप इनडायरेक्टली रूप से पैसा लगवाइए। अगर मान लीजिए कि किसी को आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ से रायपुर ही जाना है, अब आप बोलेंगे कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को रायपुर जाना है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो आप गाड़ी मांग लीजिए किसी से, पैसा मत मांगिए। आपको अगर कोई गिफ्ट देना है किसी को तो पैसा मत मांगिए किसी से, गिफ्ट लेके चले जाइए अगर किसी को देना है तो। मतलब ये बात बोलने वाली बात ये है कि आपको इनडायरेक्ट रूप से संसाधन इकट्ठे करने चाहिए जो आपके ऊपर विश्वास व्यक्त कर रहा है। विश्वास आपके पास तब आएगा जब आप काम के बन जाते हो, जब उसको आपके अंदर एक फ्यूचर दिखने लग जाता है, तब वो सामने वाला आदमी आपको संसाधन के रूप से, पैसों के रूप से आपको मदद करने लग जाता है। वो ऐसा सोचता है कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को आगे चल के फायदा मिलेगा, ऐसा वो सोच के वो आपके ऊपर पैसा लगाता है। लेकिन वो आप शख्सियत बने कि आप एक ऐसी शख्सियत बने कि आप सही में उसको आगे चल के उस चीज का रिटर्न दे पाएंगे, भले वो पैसे के तौर पे हो या साथ के तौर पे हो या पावर के तौर पे हो या कोई दूसरे तौर पे हो, या उसको ऐसा लगना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई सेवा ही करना चाहता है और सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं। कड़वा सच ये है कि बहुत कम तादाद ऐसे रहती है, और सेवा करने जो लोग आते हैं उसको अगर कोई इंसान है जो ये देख रहा है कि मैं उस जगह जाके सेवा नहीं कर सकता हूँ अपने समाज की, तो वो भी आपके ऊपर पैसा लगाता है कि जो मैं नहीं कर पाया हूं वो मेरे जरिए वो करेगा। जैसे विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस बूढ़े हो चुके थे, उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी थी, और जब विवेकानंद जी उनको मिले तो वो रात भर रोते रोते नाचे थे कि मेरा काम अब ये करेगा। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी शक्तियां दी, बहुत सारा उसका सपोर्ट किया, और विवेकानंद जी को एक और ज्यादा सक्षम और समाज को और ज्यादा काम आने वाला बनाया। तो उसके जरिए, विवेकानंद जी के जरिए उन्होंने
अपना काम किया, क्योंकि विवेकानंद जी में बुद्धि थी बहुत ज्यादा, और इसमें इनमें जो था रामकृष्ण परमहंस जो था वो आत्मिक बल ज्यादा था, वो इमोशनल बहुत ज्यादा थे, और लेकिन उनमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी, बुद्धि उनको मिलती है विवेकानंद जी से, और तब वो अपना जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो आप भी विवेकानंद बने ताकि कोई आपको परमहंस मिले और वो अपनी शक्तियां आपको दे, संसाधन आपको दे, ताकि आप समाज के काम आ सके, और जो उनका ध्येय है वो भी आप साध सके। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने जब अपना ज्ञान दिया या माध्यम माना, तब उनको पता था कि ये समाज में और दुनिया के लिए एक मिसाल पेश होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे चर्चा किया था और आपने बताया भी था कि पैसे को लोग लगाते हैं एक राजनीतिज्ञ को खड़े करने या उसे जिस तरह का साथ लेना हो उस तरह के लिए, तो क्या जैसे लोग जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाते हैं, तो क्या जो पैसा लगा रहा है वो जानता है कि ये मेरा जीतने वाला घोड़ा है? वो उसके विवेक पे निर्भर करता है, वो जीतने वाला घोड़ा किसको मान रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि ये आदमी जीतेगा, लेकिन ये आपके विवेक के ऊपर है कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो आपको उस घोड़े पे दांव लगाना है जो सही में जीतने वाला है, और वो आपके विवेक पे निर्भर करता है, आपके नॉलेज पे निर्भर करता है कि हाँ ये आगे चल के जिस कार्य को साधने की कोशिश कर रहा है वो सधेगा कि नहीं सधेगा। आप राजनीति की पहली सीढ़ी के बारे में भी हमको बताया आपने, तो समझ जाओ सीढ़ी दर सीढ़ी अगर चर्चा चल रही है तो मैं बहुत ही आगे आ जाती हूँ। और आज का जो जेल भरो आंदोलन था जो आज आयोजित किया गया, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि ऐसे चर्चा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए अब वो प्रदेश सरकार की या तो काला कानून कह ले या तुगलकी फरमान का नाम लेकर के जेल भरो आंदोलन को का सिर्फ दिखावा कर रही है। तो ये कहाँ तक सही है? जेल भरो आंदोलन कितना सही रहा, क्या छाप छोड़ा लोगों के दिमाग पर? एक बार जंगल में बोला गया कि शेर के पास आते हैं लोग और उनको बोला जाता है कि हमारे पास फरियाद लेके आते हैं, तो उनको बोला जाता है कि भैया हमारे से ये पूछा जा रहा है, हमसे वो पूछा जा रहा है, हमसे वो पूछा जा रहा है। तो वहां पर एक सियार होता है, सियार बोलता है कि आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको ये बोलना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये सोच के समझ के चले जाते हैं। अब सबको एक ही आंसर मिल गया कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप ये बोल रहे हैं, आप ऐसा कोई भी सवाल उठाता है तो आपको यही बोलना है। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण के बारे में उठाया तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, शराबबंदी के बाद उठाया है तो आप बोलते हैं आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, 2500 जो बेरोजगारी भत्ता है वो आप नहीं दे रहे हैं, आप बोलते हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो कवर्धा में जो मामला हुआ, उस झंडे का मामला हुआ, आप बोलते हैं कि उसके बाद आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे कितने मुद्दे नहीं है, हर चीज में आप मुद्दाविहीन बोलते हैं हमारे को। और आपको क्योंकि ये सिर्फ सिखाया गया है कि आपको सिर्फ ये बोलना है, आप जवाब तो दे नहीं सकते, आपको सिर्फ ये बोलना है कि आपके पास मुद्दा नहीं। अब बात करते हैं ये वाले मुद्दे। हमारे संविधान में एक अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी, हमें बोलने का पूरा हक है, हमें वो चीज बोलने का जरूर हक है जो हमारे फेवर में है या हमारे हक की लड़ाई है, उसको बोलने का हक है। आज आप सामुदायिक सार्वजनिक जो धरना प्रदर्शन है या कोई भी प्रदर्शन है, उस पे आप 14 कणिकाएं, आपके 19 पॉइंट है, उसमें 14 कणिकाओं का एक फॉर्म है, उसको आपको भरना है। उसके बाद देखिए परमिशन तो आपको लेनी पड़ती है कोई भी धरने की, लेकिन उसमें आपको एफिडेविट देना है। अब एफिडेविट देके आपको मना भी किया जा सकता है कि आप ये धरना संचालित नहीं कर सकते, या आपको बीच में से अगर वो 14 कणिकाएं आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बीच में से उठा के भी मतलब उस धरना प्रदर्शन को खत्म भी किया जा सकता है। आज ये धरना प्रदर्शन खत्म, ये सोच कहां से निकलती है? ये सोच इसलिए निकलती है कि या तो आपके खिलाफ बहुत सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे किसान का धरना प्रदर्शन हो रहा है, अनियमित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, मनरेगा के कर्मचारियों का
धरना प्रदर्शन हो रहा है और मितानिनों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, उन सबको खत्म करने के लिए और आगे जो आपके 1.5 साल बचे हुए हैं चुनाव में, आगे भी धरना प्रदर्शन ना हो, उसको भी लगाम लगाने के लिए कि हमारे सरकार के खिलाफ अराजकता मत फैले, नेगेटिविटी मत फैले, उसको पहले ही अपन दमन कर दिया जाए। ये दमनकारी सोच से ये चीज उजागर हुई है, तो उसी के खिलाफ ये दमनकारी नीति जो है ये प्रदेश सरकार की बिल्कुल है। ये जो लॉ था एक्चुअली में, ये संविधान में लिखा गया है कि आप इस टाइप का लॉ बना सकते हैं, धरना को रोक सकते हैं, धरना प्रदर्शन को रोका जा सकता है, ये लॉ में है। वो स्वेच्छा के अनुसार है कि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार ये इस टाइप के कानून को लागू कर सकती है। ये किसका लॉ था? ये अंग्रेजों का लॉ था। उस लॉ को आपने लेके और उसको संविधान बना दिया। अभी ये 14 कनिकाएं ने आप अगर पूरी नहीं करेंगे तो आप संवैधानिक रूप से आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं और प्रशासन आपको रोक सकता है। बिल्कुल, अगर ये आप बनाएंगे तभी तो आप रोक सकेंगे, उसके पहले रोक नहीं पा रहे थे आप। तो ये दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज का धरना प्रदर्शन था हमारा, और जो कि हजारों की भीड़ में लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। दुर्ग और भिलाई के जो जिला के सभी पदाधिकारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और गिरफ्तारियां दी, और उसके बाद तो आज के आंदोलन को पूरी तरह सफल मानते हैं? बिल्कुल 100% आंदोलन पूरा सफल था। और इस आंदोलन का क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में कैसा असर पड़ेगा इस जेल भरो आंदोलन? अगर हम किसी भी चीज को एक उंगली भी उठाते हैं तो उसका भी असर होता है। एक पानी का गिलास यहाँ से इस साइड भी रखते हैं तो उसका भी असर होता है, टेबल साफ होता है हमारा। तो इतने हजारों लोगों का धरना प्रदर्शन, क्या असर नहीं आएगा? ये एक एक्चुअली कोई भी आंदोलन और कोई भी धरना और किसी के खिलाफ भी आवाज जो होती है ना, वो एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ आवाज नहीं, वो एक सिस्टम के खिलाफ आवाज होती है कि हमारे को व्यवस्था से मतलब है। आप व्यवस्था सुधार दीजिए, हमारे को आपसे कोई लेना देना नहीं। जो इस व्यवस्था को गलत करता है, जो इस व्यवस्था को गलत रूप में लगा देता है, तो उसके खिलाफ ये होता है। व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, व्यवस्था के खिलाफ है। ये भी जो धरना प्रदर्शन है वो व्यवस्था के खिलाफ है। हम व्यवस्था दुरुस्त कर दीजिए, हमारे को ना किसी से उधर से लेना, ना माधव को लेना, ना हमारी किसी से दोस्ती, ना किसी दुश्मनी। हम तो, और ये ऐसा नहीं है कि ये राजनीतिक है सिर्फ, ये एक आम आदमी का है। एक आम आदमी कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई भी झंडी लेके बैठ नहीं सकता किसी के खिलाफ, बिल्कुल बैठ सकता है। ये हमारा संविधान बोलता है हमारे को, और संविधान ये बोलता है कि हमारे को अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे को अपने हकों की लड़ाई लड़नी है, और हम लड़ाई लड़ेंगे। और आप अगर चुपचाप बैठेंगे तो जैसा चल रहा है, और इसका असर क्या आएगा कि आज तो ये धरना प्रदर्शन पे रोक लगाई गई, सार्वजनिक चीजों पे रोक लगाई गई है, इससे बड़े स्टेप फिर उठते हैं, फिर इससे बड़े स्टेप उठते हैं। तो उसको जवाब देने के लिए ये बहुत जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, राजनीति की पहली सीढ़ी और आखिरी दिनों के बीच का हमसे चर्चा की। तो ये थे के चौहान सर, राजनीति को लेकर चर्चा हमारे साथ में की। इस नए खास पेशकश के पहले मेहमान थे, और आने वाले दिनों में भी हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे और राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। 17 मई विश्व रक्तचाप दिवस के अवसर पर उप स्वास्थ्य केंद्र चरोदा में स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 के द्वारा जन जागरूकता के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाने के ये उद्देश्य का मुख्य कारण असामयिक मौत को रोकना है। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा व भिलाई 3 स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि साधारण भाषा में इसे ब्लड प्रेशर अथवा बीपी का रोग कहते हैं। सामान्यतः इसका प्रमुख कारण तनाव और अनियमित जीवन शैली है। वैसे तो 30 वर्ष की आयु के बाद सभी को अपने रक्तचाप मतलब बीपी और शुगर की जांच करानी चाहिए, जिससे बढ़ती उम्र और दिन भर की भागदौड़ और जीवन शैली का शरीर पर
इन रोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका पता चल सके। वहीं संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से बताया गया कि सामान्य रूप से शरीर में रक्त का सामान्य भाषा में ऊपर का 120 और नीचे का 80 मेडिकल भाषा में सिस्टोलिक और डायलोस्टिक कहते हैं। साथ ही यह भी बताया गया इस संबंध में शासन इनिशिएटिव हाइपरटेंशन कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है, जिसका उद्देश्य उक्त रक्तचाप से होने वाली मृत्यु को रोकना है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है असामयिक मृत्युओं को रोकना। शरीर में बहने वाले रक्त के प्रभाव को नापने की विधि को ब्लड प्रेशर नापने की विधि की जाती है, जिसके माध्यम से सिस्टोलिक और डायलोस्टिक रक्तचाप नापा जाता है। इसको साधारण भाषा में ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी कहते हैं। तो सामान्यतः 120/80 होना चाहिए एक व्यक्ति का। अगर इससे अधिक किसी का होता है तो ये थोड़ा सा असामान्य है। इसको तुरंत चिकित्सकों से मिलकर इसके कारण को जानना चाहिए। इसका प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप का तनाव है, अनिद्रा है, अनियमित जीवन शैली है, जिसमें खान पान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत हम लोग जो विशिष्ट भोजन रात्रि में खा लेते हैं, तेल, नमक, मिर्च, मसाला अत्यधिक मात्रा में जो ले लेते हैं, शराब का सेवन और धूम्रपान का सेवन, ये सब चीज़ें इसके लिए नुकसानदेह है। इसको रोकने का प्रमुख कारण ये है कि कम उम्रों में आप देखेंगे कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा जैसी शिकायतें देखने के लिए मिल रही है। तो सरकार का एक कार्यक्रम IHCI प्रोग्राम आया, इनिशिएटिव हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम एक पासपोर्ट बनाते हैं किसी भी व्यक्ति को जो 30 साल से ऊपर आयु का है, उसको यहाँ पे CHO और ANM RHO के माध्यम से और PSC में डॉक्टरों के माध्यम से उसका रक्तचाप नापते हैं। आते साथ उसका पहले पर्ची बनेगी, पर्ची बनने के बाद उसका BP नापा जाएगा। BP नापने के बाद अगर BP सामान्य से अधिक आया या कम आया तो उसको एक रजिस्टर में नोट करेंगे, और सामान्य आया तो उससे पूछेंगे कि कहीं तनाव से तो नहीं आया, पैदल चल के तो नहीं आया। थोड़ा देर के बाद फिर BP नापेंगे। अगर BP उसी स्थिति में रहेगा तो स्टार्टिंग दवाई से उसका उपचार शुरू करेंगे और उसको एक पासपोर्ट बना के देंगे, जिसमें उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, मितानिन का नंबर, एरिया का नंबर, सामने की स्वास्थ्य संस्था लेकर रहेगी। 1 महीने के बाद फॉलोअप में उसको फिर बुलाएंगे। प्रारंभिक दवा से अगर उसका BP ठीक हो गया, उसको नमक कम खाने की सलाह देंगे, पूरी नींद लेने के लिए बोलेंगे, पैदल चलने बोलेंगे, व्यायाम करने बोलेंगे। इसके माध्यम से कम दवाई से और व्यायाम, योगा और पूरे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से अगर उसका BP ठीक हो जाता है तो उसका वही दवाई रहने देंगे। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो उसमें फिर चिकित्सकों के माध्यम से सलाह अनुसार टेलीमेडिसिन के माध्यम से दवाइयों में इंक्रीज करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक ना हो। बहरहाल संतुलित आहार और व्यायाम करने के साथ चिकित्सकों की सलाह से BP की दवा लेना जरूरी है, और साथ ही नियमित सेवन करने से इस रोग को नियंत्रण करने में सहयोग मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।